हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। एंड आज मैं लेकर आई हूँ एक वन शॉट रिवीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर का। ये आपका पार्ट बी का सेक्शन है। आपका 2 पार्ट आता है एग्जाम में। ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। एक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मैंने किया था अकाउंट्स का, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसा कैसा पेपर पैटर्न है। तो आपका बेसिकली 2 पेपर मतलब एक पार्ट ए होता है आपका, ठीक है, और पार्ट ए में आपका क्या क्या पूछता है, पार्टनरशिप एंड कंपनी, ठीक है। और पार्ट बी जो होता है आपका, उसमें आपका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और ये कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। और ये कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का। वो वाला वीडियो जाकर देख लो, तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। ये नोट्स आपका इनफ है टू पास एग्जाम। जेन्युइनली एकदम क्रिस्प वीडियो है, क्रिस्प नोट्स है, मतलब जितना काम का बात है बस उतना ही लिखा हुआ, फालतू बकवास नहीं है। इसको बस एक बार रिवीजन कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला थ्योरी है। इसके बाद जो सीरीज आएगा, जैसे अभी कौन इसमें क्या क्या पढ़ोगे तुम, इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस। क्या क्या पढ़ोगे तुम, इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस, क्या होता है एनालिसिस। उसके बाद आप क्या पढ़िएगा, कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस क्या होता है। तो ये सब क्या होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, राइट। तो ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस बेसिकली होता क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। एनालाइज करने का क्या मतलब होता है, उसको जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से लेकर के एनालाइज करना कि उसका क्या स्थिति है, क्या उसका स्टेटस है, कहाँ हम लोग खड़े हैं, मतलब बिजनेस में कहाँ खड़े हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या फिर लोन बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर, या लॉस मेकिंग कंपनी में जा रहे हैं। तो हम लोग जब कंपनी का पता करते हैं, ये कि हम लोग कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी का स्टेटस क्या है, तो हम लोग किससे पता करेंगे, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, है ना। किससे पता करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप कि आपका बेसिक्स क्लियर हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा लास्ट में बनता है, जिसको हम लोग प्यार से ट्रेडिंग एमपीएल भी कहते हैं, और बैलेंस शीट साथ में इसके बनाया जाता है। और ये किससे बनता है, ट्रायल बैलेंस से बनता है। तो पहला हमारा जर्नल होता है, फिर उससे लेजर बनता है, लेजर से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। उसके बाद क्या होता है हमारा बैलेंस शीट। ये हमारा क्या है, प्रोसेस है अकाउंटिंग करने का। तो लास्ट का प्रोसेस क्या है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे हमारा क्या पता चलता है कि कंपनी किस पोजीशन पे है, प्रॉफिट अर्निंग कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, कि वो लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है हमारा, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग, इवेल्युएट करना, इंटरप्रेट करना, इवेल्युएट करना उसको, फिर उसको समझना, इंटरप्रेट करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले इवेल्युएट किए, देखिए कि अच्छा इतना हमारा एक्सपेंस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट में हमारा क्या आता है, एसेट एंड लायबिलिटीज। तो हम लोग प्रॉपर बैठ के उसको वैल्यूएट करेंगे कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, हमारा एसेट कितना है, हमारा लायबिलिटी कितना है, ठीक है। इवेल्युएट करने के बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। किसको इंटरप्रेट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, टू एसेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पता करने के लिए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर हमारा एक्सपेंस ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब हमको कंपनी सही परफॉर्म नहीं कर रही, हमारे एक्सपेंस को कम करने की जरूरत है। इनकम ज्यादा है, सेल ज्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपके पास लाइबिलिटी ज्यादा है, दैट मीन्स कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। आपके पास एसेट ज्यादा है, तो ये कैसे समझ में आएगा, ऑब्वियसली सिर्फ आप देख के तो नहीं समझ सकते हो, तो इसका हर चीज का टूल्स बनाया जाता है। तो वही टूल्स हमारा आगे वाला सारा चैप्टर्स है, ठीक है।
तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज को करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हमें पता चले कि हम लोग लिक्विडिटी हमारी कैसी है। लिक्विडिटी का मतलब आप कितना जल्दी अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, अगर जो एसेट है, स्टॉक है, वो जल्दी ये क्या बोलते हैं, कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसकी लिक्विडिटी रेशियो अच्छी होती है उस कंपनी को बहुत अच्छा माना जाता है। तो लिक्विडिटी चेक करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये सबका प्रॉपर फॉर्मूलाज होता है, और ये किसका पार्ट है? आपका अकाउंटिंग रेशियो का जो आपका चैप्टर है। तो उसमें हम लोग डिटेल में सारा फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, बट बहुत ऐसे इजी है, उसको रटना मत, उसको समझना, बिलीव मी यू आर गोइंग टू रॉक इट। ओके, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है कि प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारा सॉल्वेंसी चेक करता है कि हम लोग कितना जल्दी सॉल्वेंट हो सकते हैं, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंसी चेक करता है हमारा एफिशिएंसी, हम लोग एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक कर रहा है हमारा। ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है हमारा, क्या ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है हम लोग का, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? अब क्यों, कौन करता है चेक? अब किसको जरूरत है इसको चेक करने की? खुद दिमाग लगाओ, कोई क्यों चेक करेगा? मालिक चेक करेगा, जिसको इन्वेस्ट करना होगा वो चेक करेगा। जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो तुम चेक नहीं करते हो कि कंपनी कैसी है, कितना प्रॉफिट कमाई, कितना टर्नओवर था, कितना ये था, कितना वो था, हम लोग चेक करते हैं ना। वही चीज एनालिसिस है, सिंपल एंड बेसिक वर्ड। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आगे और अपना अच्छा पोटेंशियल अच्छा दिखाना, आपको और ग्रो करना है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 फ्रूटफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा टूल्स यूज करके आप पता कर सकते हो कि उस कंपनी का स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। जब आपको पता चल जाएगा तो यू कैन ऑब्वियसली बहुत अच्छे से आप डिसाइड कर पाओगे कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए भी हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ो, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, तो तुमको जनरली मजा आएगा। तुम ये सोचो कि तुमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, एक कंपनी के बारे में तुमको पता करना है, तो तुम कैसे पता करोगे? यही सारे स्टेप्स को फॉलो करके पता करोगे। ठीक है? तो कौन कौन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करता है? इन्वेस्टर। वेरी क्लियर, मतलब इन्वेस्टर अगर एनालाइज नहीं करेगा तो वो पागल थोड़ी है कि तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो वो देखेगा ना कि फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस कैसा है आपकी कंपनी का, तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, वरना मैं क्यों करूंगा, है ना। क्रेडिटर्स, मतलब कोई तुमको क्यों उधार देगा? पहले देखेगा तुम्हारे पास एसेट कितना है, तुम्हारे पास मतलब तुम इस लायक हो कि हमको बाद में पैसा दे पाओ, तभी हम तुमको उधार में पैसा देंगे, वरना हम नहीं देंगे। वो ये चेक करता है। जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी चला रही है, जाहिर सी बात है हम अपना कंपनी चला रहे हैं तो हम चेक करेंगे ना कि हमारा स्टेटस कैसा है, कि बस चलता जाए, क्या पता घर से पूरा पैसा जाया जा रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो मैनेजमेंट को जरूरी है चेक करना। उसके बाद क्या है? एनालिस्ट। जो एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट एक पोजीशन है जो लोग हायर करते हैं कि पता करने के लिए कि एनालाइज करो कि हमारी कंपनी का क्या पोजीशन है। ऑल्दो ये बहुत रेयर होता है, बट जनरली ये एक पोजीशन है। ठीक है? स्टेक होल्डर्स, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, जिनको डिसीजन लेना है कि आगे चल करके हम कंपनी को एक्सपैंड करें कि नहीं करें, या व्हाट एवर डिसीजन, इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी को ज्वाइंट वेंचर करना है, या कोई भी डिसीजन लेना है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो वो ये एनालाइज करेगा बैठ करके, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा। क्लियर? क्लियर। चलो, हमारा इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस। तुम खुद सोचो क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। परफॉर्मेंस कैसा रहेगा कंपनी का, ये आपको पता चलेगा। ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा, स्टेक होल्डर का इंसाइट पता चलेगा, और डिसीजन में आपको सपोर्ट मिलेगा। सिंपल है ना। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे पता चलेगा?
वो हेल्प्स इन मेजरिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ओवर डिफरेंट पीरियड्स। मतलब पिछले साल से और इस साल में क्या डिफरेंस आया आपकी कंपनी में, ये आपको पता चलेगा। वो कैसे कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेरेटिव स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तब हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग कंपेयर क्या करेंगे, एक्चुअल वर्सेस बजटेड। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आप क्लियर समझ में कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या क्या चेक करेंगे। तो पहला तो समझ में आ गया कंपनी एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है। मतलब इस साल हम 10 लाख का बिजनेस 10 लाख का प्रॉफिट कमाए तो अगले साल ऑब्वियसली हम 20 लाख का कमाएंगे। पीछे तो कोई नहीं जाता, आगे ही जाता है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है ना। दूसरा क्या, एक्चुअल कंपेयर करेंगे। पहले हम लोग बजट बनाते हैं, मतलब इस साल का बजट ये है, इतना हम लोग एक्सपेंस के लिए रखे हैं, इतना हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना स्टॉक आएगा, इतना ये इतना वो, मतलब हर चीज का बजट बनता है। बजटिंग आपका कॉस्टिंग का पार्ट है जो आगे चल के सीनियर क्लासेस में आप पढ़िएगा, बजटिंग कंट्रोल। ठीक है, तो पहले कंपनी एक बजट बनाती है, उस बजट को बजट बना लिया। ठीक है, बजट बनाने के बाद जब साल खत्म हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, सारा खर्चा हो गया, सारा पैसा आ गया, उसके बाद आप कंपेयर कर दो। किसको किसको करो कंपेयर, जो आपने बजट बनाया था उसको किससे कंपेयर करोगे, एक्चुअल वाले से, मतलब जो असलियत में जो पैसा खर्चा हुआ है या जो पैसा आया है। तो ये दोनों को कंपेयर करके पता चलेगा कि हम लोग जो बजट बनाए थे उससे बहुत ज्यादा एक्सीड कर दिए या उससे बहुत ज्यादा कम में किए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा एक्सीड किए तो इसका मतलब इस साल हमको अपना खर्चा कंट्रोल करने की जरूरत है, बजट के अकॉर्डिंगली चलने की जरूरत है। क्लियर। दूसरा क्या है, आपका स्ट्रेंथ पता चलेगा कि कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी का क्या वीकनेस है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कंपनी का अलग स्ट्रेंथ होता है, हर कंपनी का अलग वीकनेसेस होता है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, कैपिटल एफिशिएंसी क्या है आपका, ये सारा चीजें आपको डिटेल में पता चलेगा। इन्वेस्टमेंट जो आप किए हैं उसमें क्या रिटर्न आपको आ रहा है, कैपिटल आपका कितना एफिशिएंट है। क्लियर। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंस हो गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब आप ऑब्वियसली बीएसटी में पढ़े होंगे, प्लानिंग होती है हर चीज की। पहला स्टेप हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन का पहला स्टेप क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स, क्या प्रोवाइड करता है, एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए, फॉर फ्यूचर। किस चीज के लिए, फॉर फ्यूचर। प्लानिंग, बजटिंग एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करता है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके बैठे हो, अब उसको देख के आप प्लान करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। सिंपल मतलब यही है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्लियर। फोरकास्ट फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रेंड, इसको देख के हम लोग फोरकास्ट भी करते हैं कि हाँ इस ये वाला इंफॉर्मेशन देख के लग रहा है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर 20 करोड़ का टर्नओवर तक पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग थोड़ा मेहनत करें, यहाँ पे कम करें, ये करें वो करें, तो फोरकास्ट करने में भी हेल्प करता है ये। दूसरा क्या हुआ, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा प्लान करने में। कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत तरीके का होता है, ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, 12th में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या, और इन्वेस्टमेंट करना है और लोन लेना है, क्या करना है, पैसा से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा उसमें हेल्प करता है आपको। सब कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है। एनालाइज करेंगे तो यही आपको हेल्प करता है। ठीक। सेट रियलिस्टिक टारगेट, एकदम रियलिस्टिक टारगेट सेट करता है। मतलब फोकट का फालतू एज्यूम करके नहीं रखेंगे कि हम लोग इस साल 1 करोड़ कमाएंगे एक साल में। नो, ऐसे बिजनेस नहीं चलता है। पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके बैठे हो, आप सब चीज पढ़ोगे, उसको रीड करोगे, अपना पोजीशन पता करोगे, उसके बाद आगे का प्लान बनाओगे, बजट बनाओगे। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाने में हेल्प करता है। और परफॉर्मेंस बेंचमार्क, मतलब ऐसा परफॉर्मेंस हमारी कंपनी करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि हमारा पास्ट ईयर 20 लाख प्रॉफिट था हमारा, तो अब हम लोग बेंचमार्क सेट कर रहे हैं 30 लाख का। तो रियलिस्टिक सेट हुआ, मतलब रियलिस्टिक। पहले अगर हम लोग 20 लाख कर सकते हैं तो थोड़ा मेहनत करके हम लोग 30 तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है,
दूसरा हमारा किस में हेल्प करता है, रिस्क असेसमेंट में। अब रिस्क असेसमेंट क्या हो गया, रिस्क मैनेज करने में। रिस्क असेसमेंट, अच्छा पता है तुम लोग को ये सब के लिए बड़ी बड़ी कंपनी लोगों स्पेशली हायर करती है। या कॉमर्स बहुत प्यारा स्ट्रीम है यार, लोग क्यों ऐसे बोलते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब आप कॉमर्स में आओगे तो यू हैव अ लॉट ऑफ फील्ड टू एक्सप्लोर। जैसे कि आप, अगर आपको कॉस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप कॉस्टिंग में जा सकते हो, आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप अकाउंटिंग में जा सकते हो, आपको डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हो, आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो आप उस सेक्टर में जा सकते हो, आपको टैक्स में इंटरेस्ट है तो आप टैक्स में जा सकते हो। मतलब कॉमर्स इज अ ब्यूटीफुल फील्ड, like without commerce no one can do their business, like everywhere is commerce। लोग जो साइंस वाले तेज बनते हैं ना, लोग को शो ऑफ जो करते हैं ना, तुम लोग भी अब शो ऑफ करो भाई। एक मैं शॉर्ट्स का सीरीज सोच रही हूँ लाने का, जिसमें रियलिस्टिक अकाउंट्स इन रियल वर्ल्ड। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग शो ऑफ कर सकते हो, जैसे तुमने कार खरीदा तो तुम लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी इट्स योर लाइबिलिटी। तुमने घर खरीदा तो इट्स योर एसेट। तो बंदा जिसको जो नॉलेज नहीं रखता होगा वो बोलेगा क्या बकवास कर रहा है, बट यू आर शोइंग ऑफ योर नॉलेज। साइंस वाले जैसे तेज बनते हैं ना, वैसे ही अब तुम लोग को भी तेज बनना है, बिकॉज वी आर मास्टर ऑफ ऑल, राइट। तो या एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। तो ये सब की जो सैलरीज भी होती है ना, बहुत हाई सैलरीज होती है, बिलीव मी, क्योंकि यार ये लोग काम ही ऐसा करके दे रहे हैं, तो कोई क्यों नहीं देगा इन लोग को पैसा, है ना। तो रिस्क असेसमेंट क्या आइडेंटिफाई करता है, पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क, कि अगर हम लोग ये वाला लोन पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हम लोग और ज्यादा पैसा लगा दिए कंपनी में तो क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम। ये जितना भी पैसे से रिलेटेड रिस्क होता है उसको एनालाइज करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमारा हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। और क्या, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट रिस्क, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी किया जाता है उसके, और मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज बनाया जाता है ताकि कम से कम आपका वो रिस्क, मतलब वो चीज प्रॉब्लम ना आए आगे चल करके, तो पहले ही से, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पढ़ते हो ना, वही कंसेप्ट है। मतलब अनहोनी होने से पहले ही हम लोग उसको मैनेज करके चलते, अगर मान लो ऐसा हो गया तो वी हैव प्लान बी, क्लियर। तो एसेस लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रिस्क, सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रिस्क का पता करता है कि कैसा है हमारा। मान लो कभी कभी हमको पैसे की जरूरत है, तो मतलब कंपनी इस कंडीशन में है कि नहीं कि वो फौरन पैसा दे सके। लाइक बहुत सारी कंपनी के पास बहुत एसेट होते हैं लेकिन उन लोग के पास लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो इट्स नॉट अ गुड कंपनी। लाइक आप अकाउंटिंग रेशियोज में पढ़ोगे ना तो वो आपको समझ में आएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसमें ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएट करता है क्रेडिट वर्दीनेस फॉर लेंडिंग डिसीजन एफिशिएंसी, हम लोग आगे क्रेडिट लें कि नहीं लें, दे कि नहीं लें, ये सब चीज में मदद करता है, मतलब रिस्क है कि नहीं क्रेडिट लेने में या देने में। मॉनिटर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि नहीं उस पर ध्यान रखना, मॉनिटर करना। मॉनिटर लोग का काम क्या होता है कि कोई कुछ नौटंकी ना करे बच्चे, और टीचर स्पेशली वैसे ही बच्चे को चूज करते हैं जो, लेकिन मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो सबसे बदमाश बच्चा होता है ना, उसी को मॉनिटर रहना चाहिए। जब उसी को खड़ा कर दोगे तो बदमाशी कौन करेगा या तो रिस्क मैनेजर जो होते हैं उनका काम क्या होता है, आपकी कंपनी को मैनेज करना, मॉनिटर करना कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं आपकी कंपनी में, उस चीज को मॉनिटर करेगा। और वो मॉनिटर कैसे करेगा, यही सारे स्टेटमेंट को एनालाइज करके मॉनिटर करेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, आई होप क्लियर हो रहा हो। चलिए अब हमारा प्यारा सा टॉपिक आ गया, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। आपके सिलेबस में क्या क्या टूल पढ़ाया गया है, टूल मतलब यू नो औजार,
फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल यूज करेंगे हम लोग, तो आपको 4 टूल दिया गया है। कॉम्पेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस एंड रेशियो, अकाउंटिंग रेशियोज। और भी बहुत सारा होता है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हैप्पी, यही सब छोटी छोटी खुशियां एंजॉय क्या करो। कम ऑन, लाइफ इज सो, अभी अभी तुम लोग का बहुत गोल्डन पीरियड, एंजॉय योर लाइफ। लाइक मतलब जब जॉब वॉब में आ जाओगे तो यू विल मिस दिस स्टूडेंट लाइफ, बिलीव मी। तो कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस दो तरीके का होता है। वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब ये। पता है हमको याद नहीं होता था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो हम कैसे याद करते थे? बचपन में हम लोग पढ़े थे ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सेस होता था, ये वाई एक्सेस होता था। लाइक हम मैथ्स बहुत पढ़े हैं बचपन में, मतलब स्पेशली मम्मी ने मैथ्स का टीचर ही रखा था मेरे लिए, तो मतलब इतना बार वो क्वेश्चन बनवाते थे ना कि रटा जाता था। तो हमको याद हो गया था कि ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, तो हम ऐसे ही याद करते थे। वाई थोड़ा वी की तरह दिखता है तो इट्स वर्टिकल, और लेटा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल। आई नो इट्स सेम, बट ये ऐसे हमको याद रहा, पता नहीं क्यों शेयर किए। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमारा क्या होता है? उसको हम लोग प्यार से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन, मतलब कंपेयर करते हैं पिछले साल को इस साल से, कंपेयर करते हैं कि पिछले साल आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म की और इस साल आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म की। तो इसका डेफिनेशन आपका क्या हो गया? आपका सिंपल डेफिनेशन हो गया प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा ऑफ 2 or more years इन अ कॉलम फॉर्म में, ऐसे करके। ओके, आई नो आई एम बैड एट ड्राइंग। इसका आपको ये है कॉलम फॉर्म, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आपका सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 2023, 2022 क्या चेंज आया? अच्छा एक बार आपको फॉर्मूला बताना भूल गया। हाँ, तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारा? करंट ईयर जो है ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये छोटा सा फॉर्मूला हम लोग का। मतलब जो करंट ईयर है उसमें से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे, ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारा करंट ईयर हो गया। अच्छा, कॉम्पेरेटिव एनालिसिस जो है आपका, ये बैलेंस शीट का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बैलेंस शीट पिछले साल कैसा था और इस साल कैसा है। ये हमारा करंट ईयर हो गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक। करंट ईयर में आपका करंट एसेट है 5 लाख रुपए, पिछले साल आपका करंट एसेट था 4 लाख रुपए, तो चेंज कितना आया? 1 लाख का चेंज आया। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाला? ठीक है, 5 लाख माइनस 5 - 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर लेंगे, करंट ईयर लेंगे, प्रीवियस ईयर लेंगे, ठीक है। तो आपका आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। Okay, let me use my calculator.
25%। ठीक, समझ में आया? मतलब इसको इससे माइनस करेंगे, ये आंसर आ गया। इसको किससे डिवाइड करेंगे? प्रीवियस ईयर से, और हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही करना है। दिखने में कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, करना क्या था? नथिंग। बस ये याद रखना, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर कौन सा है। नीचे में हमेशा प्रीवियस ईयर लेंगे, ठीक है। पिछले नीचे है मतलब पहला, नीचे है मतलब पहला, ठीक है। बस ऐसे याद रखना, ठीक है। तो कंपैरेटिव समझ गए, 2 साल को कंपेयर करना। अब कॉमन साइज क्या होता है हमारा? देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस जो है ये भी बहुत इजी है, कंपेरेटिव ही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम लोग 2 एनालिसिस करते हैं। एक हमारा बैलेंस शीट से एनालाइज होता है, एक हमारा इनकम स्टेटमेंट से एनालाइज होता है, ठीक है। बैलेंस शीट को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं, और इनकम स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और इसका स्टैंडर्डाइज कंपैरिजन होता है रिगार्डलेस ऑफ कंपनी साइज डिफरेंस। इसीलिए जनरली बैलेंस शीट को जब हम एनालाइज करते हैं वो परसेंटेज में हमारा उसका आंसर आता है, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट का भी जो आंसर आता है वो भी परसेंटेज में आता है, ठीक। ये हम लोग, ये तो थ्योरी पार्ट है, एक बार आप रीड कर लेना। हम लोग एक बार प्रॉपर इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे तो इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इसका बेनिफिट और एप्लीकेशन क्या है? आपका जो बेनिफिट है ये स्टैंडर्डाइज है, मतलब कंपैरिजन रिगार्डलेस ऑफ कंपनी साइज, मतलब आप किसी भी कंपनी को कंपेयर कर सकते हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो। बट दैट्स रॉन्ग। अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का मतलब साइज देख के ना कंपेयर करना। एक पतलू सा इंसान को खड़ा कर दो और एक हैवी बॉडी हैवी लिफ्टर जो मोटे इंसान को खड़ा कर दो, तो यू कांट कंपेयर देम ना। तो आप कंपेयर ऐसे लोगों को करो दो जिनके पास इक्वल 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 इन द सेंस की सेम लेवल की कंपनी है। दैट्स वाई ये बहुत कम यूज किया जाता है ये एनालिसिस में, ठीक है। अब ये आपको परसेंटेज कैलकुलेशन बता रहा है और यहाँ पे बता रहा है कि कैसे एनालाइज करते हैं इसको हम लोग स्टेटमेंट से। देखो, एक बेस फिगर लेते हैं, जैसे कोई भी इंडिविजुअल आइटम हो गया उसको हम लोग डिवाइड करते हैं बेस फिगर से और इनटू कर देते हैं 100। जैसे कि फॉर बैलेंस शीट में बेस ईयर जनरली आपका एसेट और लायबिलिटी होता है, और इनकम स्टेटमेंट में जो आपका बेस ईयर होता है वो नेट सेल्स जनरली होता है, ठीक है। इसमें क्या रिवील होता है? रिवील्स एसेट यूटिलाइजेशन पैटर्न्स। एसेट का जो यूटिलाइजेशन है वो कैसा चल रहा है, मतलब क्या क्या परसेंटेज चेंजेस आ रहा है उसमें, ठीक है। और कैपिटल स्ट्रक्चर पता चलता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन, मतलब कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है आपका, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ये सब हम लोग एनालाइज करते हैं किसके थ्रू? कॉमन साइज एनालाइज के थ्रू, ठीक है। चलो, अब हम लोग आ गए हैं अकाउंटिंग रेशियोज पे, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज एक चैप्टर है जो बहुत ही डिटेल चैप्टर है। ये सब हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसका पार्टिकुलर वन शॉट रिवीजन आपका आएगा, बिकॉज ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। आपको जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करोगे यू विल बी नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो फॉर दैट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसमें आपका, मैं लगता है वो डालना भूल गई हूँ, कॉमन साइज का फॉर्मेट, बट नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियो। ये हम लोग पढ़ लिए, ये हम लोग पढ़ लिए।
ये हम लोग पढ़ लिए, फिर क्लास में ये बचेगा, ठीक है। चलो, काउंटिंग रेशियोज क्या होता है? एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। काउंटिंग रेशियोज जो है एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, किसमें? बिटवीन टू और मोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स में। वो क्या करता है? हेल्प टू इवेल्युएट एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। काउंटिंग रेशियो से पता चलता है कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। हमेशा याद रखना, ये दो चीज को कंपेयर करेगा। जो भी फॉर्मूलाज रहेंगे उसमें दो आइटम्स यूज होंगे। इसका पर्पस क्या है? मेजर बिजनेस परफॉर्मेंस टू सेट, स्टैंडर्ड सेट करता है। मतलब सबका एक स्टैंडर्ड, अगर रेशियो लिक्विडिटी रेशियो है तो कितना आइडियल रेशियो सेट है। अगर उतना आ रहा है आपकी कंपनी का तो यू आर डूइंग गुड, उससे कम आ रहा है तो यू हैव टू इम्प्रूव दैट पार्ट, और अगर ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर क्या करता है? इंडस्ट्री को कंपेयर करता है, इसका बेंचमार्क्स, कंपेयर परफॉर्मेंस विद इंडस्ट्री, मतलब हर इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क होगा कि हम लोग इतना करंट रेशियो इन लोग का इतना है, लिक्विडिटी रेशियो इतना है, एक बेंचमार्क सेट है। वही रेशियो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, आपको कहाँ वर्कआउट करने की जरूरत है, यू हैव टू सी दैट, मतलब वो प्रॉब्लम ढूंढना है आपको, ठीक है। आइडेंटिफाई करता है ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। इसका लिमिटेशंस भी बहुत है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड है और नॉट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर करता है और मार्केट कंडीशन को भी इग्नोर करता है। विंडो ड्रेसिंग कैन बी डिस्टॉर्ट टू पोजिशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल, इन तीनों का मतलब ये है कि कुछ कुछ हर चीज की खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। इसकी खामी ये है कि हिस्टोरिकल डाटा, जो पहले से डाटा दिया हुआ है, आपके पास करंट एसेट 20 लाख है तो आप 20 ही लाख लोगे ना, यू कांट टेक 19 लाख। तो जो हिस्टोरिकल डाटा है आपको वही डाटा लेना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी एक्यूरेट नहीं आता और विंडो ड्रेसिंग करने के चांसेस हाई रहते हैं। बहुत कंपनीज इस पे विंडो ड्रेसिंग कर लेती हैं, अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिखा देती हैं और अपना मतलब लॉस दिखाती हैं कि हमको बहुत लॉस हो रहा है, और दे टेक लोन्स। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, ऑल्दो इट्स नॉट प्रूवन कि कौन सा एनालिसिस बेटर है, बट इट्स इन योर सिलेबस, तो यू हैव टू कंप्लीट इट। आगे जब पढ़ोगे तो एक मार्जिनल कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, ट्रेंड एनालिसिस है, लॉट ऑफ मोर टूल्स आर देयर जो रिलेवेंट है, ठीक है। ये भी है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपना परफॉर्मेंस जानना चाहते हो तो प्लीज टेक द जेन्युइन नंबर्स, डोंट टेक द फेक नंबर्स, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है और विंडो ड्रेसिंग आराम से हो सकती है इसमें। तो कितना रेशियोज है हमारा? लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लेवरेज रेशियोज, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो जो है शॉर्ट टर्म डेब्ट का एबिलिटी चेक करता है, मतलब आप जो शॉर्ट टर्म लोन जो लिए हैं उसको आप कितने टाइम में कितना जल्दी पे कर सकते हो कि नहीं हो, क्या कंडीशन है आपकी, ये चेक करता है। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आप क्या कैसे ऑपरेट कर रहे हो। लेवरेज चेक करता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी आपकी कितनी है, मतलब आप कब तक सरवाइव कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। ये लेवरेज आई डोंट थिंक कि आपके सिलेबस में है, बट इसमें ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, 3 ही फॉर्मूला है, बट जो फॉर्मूला है वो कॉस्टिंग का पार्ट है। तो हाँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यस सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से डाल दिया, ठीक है। अच्छा, लेवरेज और सॉल्वेंसी रेशियो यू हैव इन द, ओके वहां पे सॉल्वेंसी लिखना चाहिए था, लेवरेज लिखा गया, इट्स फाइन, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। तो लिक्विडिटी रेशियो में आपका कौन कौन सा रेशियो आता है? करंट, क्विक, कैश, 3 रेशियो। एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो में आपका आता है इन्वेंट्री,
टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, मतलब आपका क्या एफिशिएंसी, आप कितने एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी का सिंपल आपका मतलब है आपका ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, मतलब 50% आ रहा है, 80% आ रहा है, क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट का कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। और लेवरेज एंड सॉल्वेंसी रेशियो जो है आपका पता करता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी कितनी है, डेट कैपेसिटी आपकी कितनी है, आप डेट और इक्विटी में कितना बैलेंस रख रहे हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब ये सारा। लेकिन जनरली आपका इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछता है, इससे भी पूछता है बट कम क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो का सिंपल फॉर्मूला है आपका करंट एसेट, आई एम सॉरी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एक इसका फॉर्मूला है करंट रेशियो का। कितना इजी है, ऊपर करंट एसेट लिखना है, नीचे करंट लायबिलिटी लिखना है, हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला निकल जाएगा। मतलब अभी करंटली आपका क्या स्टेटस है, आपके पास एसेट ज्यादा है कि आपके पास लायबिलिटी ज्यादा है, इससे पता चलता है ये। क्लियर, क्लियर। जनरली आइडियल रेशियो क्या माना जाता है, 2:1। मतलब अगर आपका जो करंट एसेट है 2 आया और लायबिलिटी 1 आया, तो मतलब आपकी कंपनी आइडियल है। आइडियल है मतलब आपके पास लायबिलिटी कम है, उसका दुगना आपके पास एसेट है, तो यू कैन रीपे योर लायबिलिटी इजीली, स्टिल यू विल हैव 1% लेफ्ट। मतलब ये हमारा आइडियल रेशियो माना जाता है, ठीक है। ये किस लिए कैलकुलेट किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो चेक किया जाता है, ठीक है। क्विक रेशियो क्या हो गया, क्विक रेशियो का दूसरा नाम है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब होता है कितना जल्दी पैसा आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं हम लोग। इन्वेंट्री को क्यों माइनस कर देते हैं, करंट एसेट का मतलब क्या होता है, करंट एसेट का मतलब होता है 12 महीने के अंदर में आपको वो पैसा मिल जाएगा, दैट इज योर करंट एसेट, ठीक है। अब करंट एसेट जो है इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जिसका बिजनेस कर रहे हो, अब यू आर नॉट श्योर ना कि वो फौरन बिक जाए, यू आर नॉट श्योर ना कि फौरन वो बिक जाए, बिक के पैसा आ जाए, वो तो अपने टाइम पे ही बिकेगा। सेल इज नॉट प्रेडिक्टेबल, क्या पता सेल ही ना हो। तो इसीलिए हम लोग करंट एसेट में से सारा इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं और करंट लायबिलिटी को डिवाइड करते हैं, तो इससे हमारा क्या पता चल जाता है, इसका रेशियो हमारा आता है क्विक रेशियो। और इसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, में भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे। तो क्विक रेशियो का आपका 3 नाम हो, इसीलिए इसको क्विक कहा जाता है, मतलब फॉरन विद इन अ डे और मंथ यू कैन पे द डेट, ठीक है। तो क्विक रेशियो का 3 नाम है, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। क्लियर, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया आपका करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्लियर। कैश रेशियो क्या हो गया आपका, कैश रेशियो का मतलब होता है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, नॉट इमीडिएट ऑब्लिगेशन, फॉरन चेक करता है। आपको ये उतना नहीं पूछता है, जनरली करंट रेशियो और क्विक रेशियो ही पूछता है, कैश रेशियो बहुत रेयर पूछता है, ठीक है। मतलब कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये दोनों को क्यों लिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप इमीडिएटली सेल आउट कर सकते हो और फौरन आपको कैश मिल सकता है, और कैश तो यू हैव कैश ऑलरेडी, तो ये दोनों को प्लस करके करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो आपका कैश रेशियो निकल जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड टू प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आपका जनरली ये 4 तरीके का फॉर्मूलाज होता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट को चेक करने के लिए, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को और आरओई को। हमको नहीं लगता आरओई इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है, बट फॉर्मूला देख लो एक बार। ग्रॉस प्रॉफिट का
सिंपल फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। सबके नीचे नेट सेल। अच्छा, नेट सेल और सेल में डिफरेंस याद रखो क्या होता है। सिंपल सेल है तो वो नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, नेट सेल। नेट सेल का मतलब होता है सेल में से जो भी रिटर्न आइटम है, सेल्स रिटर्न, उसको माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट सेल। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसका जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है। ठीक है। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, इसका भी फॉर्मूला आता है परसेंटेज में आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। ठीक है। देखो ये ना एक रिवीजन वीडियो है, इसका डिटेल वीडियो में ज्यादा अच्छे से हम लोग समझेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये थ्योरी पार्ट था, इसको बस एज रिवीजन वीडियो देखो। इससे जनरली जो थ्योरी पार्ट है एमसीक्यूज वगैरह वही आएगा। ठीक है। इसका डिटेल चैप्टर्स हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, एवरीथिंग। अभी सिर्फ ओवरव्यू हम दे रहे हैं चैप्टर्स का। ठीक है। एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो क्या हो गया आपका, एफिशिएंट कितना है आपका कंपनी, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री एक साल में कितना इन्वेंट्री आप टर्नओवर हो रहा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, वो एवरेज इन्वेंट्री हो गया हमारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, यू नो एवरीथिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इन्वेंटिंग होल्डिंग पीरियड, मतलब ये 365 को डिवाइड करते हैं इन्वेंटिंग टर्नओवर। उधार में सामान लेकर आए हो तो उसमें आप क्या लोगे, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। जो नेट क्रेडिट सेल है उसको डिवाइड करेंगे हम लोग एवरेज डेटर से। एवरेज डेटर कैसे निकलेगा वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ डेटर्स भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है। ठीक है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, 360 को डिवाइड करेंगे टर्नओवर रेशियो से, हमारा वो निकल जाएगा। ये याद रखना, क्वेश्चन में कभी कभी 365 की जगह कोई और नंबर भी देता है तो क्वेश्चन में पढ़ लेना अच्छे से एक बार। लोअर कलेक्शन पीरियड इंडिकेट्स दैट क्रेडिट मैनेजमेंट आपके अच्छा नहीं है। ठीक है। और रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ये आपका हो गया, सेम ऐसे ही आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो होता है। ठीक। जैसे यहाँ पे एक चीज रह गया है, डेटर्स टर्नओवर है ना, इसकी जगह पे आपका लेट मी राइट हियर क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका आपको होता है क्रेडिट परचेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पे। सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग का क्या चेक करता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो पेमेंट के हालत में है कि नहीं है। लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म डेब्ट और सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है। ये हमारा जो है
इक्विटी, इसका इसका मिक्सचर होता है, यही सब यूज करते हैं हम लोग इसको निकालने के लिए। इक्विटी का कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर, ये सब यूज करते हैं इसका फॉर्मूला निकालने के लिए। बेसिक जो फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये सब डिटेल में हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज में पढ़ेंगे। इसमें समझाएंगे भी तो नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ये प्रॉपर प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, बस ये लास्ट कोट पढ़ लो एक बार। अच्छा, कैश फ्लो जो है ना, कैश फ्लो जो एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज वो एक सेपरेट चैप्टर डिजर्व करता है। और कैश फ्लो से आपका पक्का पक्का क्वेश्चन आता है, तो सोचना भी मत स्किप करने का। दिखने में लगेगा बड़ा, बट इट्स नॉट, छोटा सा है। उस चैप्टर में हम लोग जब जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फालतू में ये वीडियो बड़ा बन जाता, क्योंकि वो आपको अगर थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो वो आप डर के चैप्टर छुओगे भी नहीं। एंड हमको लग रहा है कि काउंटिंग रेशियो भी हम डरा दिए हैं। प्लीज, बहुत इजी है काउंटिंग रेशियो। काउंटिंग रेशियो वाला वीडियो आने दो, बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका बहुत आसान है, बहुत इजी फॉर्मूलाज है, ठीक है। ये थ्योरी इरिटेटिंग होती है, और स्पेशली अकाउंट्स में तो थ्योरी इज लाइक कौन पढ़ता है, आई कैन रिलेट। बट आपका सिलेबस का पार्ट था तो मैंने सोचा एक बार पढ़ा देती हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, फिर कॉमन साइज, फिर अकाउंटिंग रेशियोज, उसके बाद कैश फ्लो। हमारा पार्ट भी खत्म हो जाएगा और 20 मार्क्स हमारे हाथ में आराम से। प्लीज इसको मत छोड़ के जाना। तुम 20 मार्क्स इतनी इजीली और इतने आराम से स्कोर करोगे ना, गारंटी दे रहे हैं, लिख के ले लो। लेकिन जो भी वीडियोस बना रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसको जनरली अच्छे से पढ़ो। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एंड डू स्मार्ट स्टडी, नॉट हार्ड वर्क। मतलब स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, ठीक है। तो लास्ट कोट से हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। नंबर्स डोंट लाई, बट दे डोंट टेल द होल स्टोरी ईदर। मतलब नंबर्स झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, जो नंबर आ रहे हैं ऑब्वियसली आपकी कंपनी का पोजीशन वही होगा, लेकिन वो पूरी होल स्टोरी आपको नहीं बता रहा है कि आपका कंपनी का क्या कंडीशन है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है, वो साइंस भी है एक तरीके से और एक तरीके से आर्ट भी है। तो इस कोर्स से हम लोग यहाँ पे इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस हम लोग करेंगे जब इस पार्टिकुलर टॉपिक का जब वीडियोस बनेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप ये भी बताओ कि पीपीटी आपको बोरिंग लगी, टफ लगी या ठीक लगी। देखो, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक बार देख लो, हो गया, काफी है। आगे वाले जो चैप्टर है ना, उसमें थोड़ा ध्यान देना है, उसमें कुछ कुछ नोट्स भी लिखवाएंगे और काउंटिंग रेशियोज में फॉर्मूला आप लोग को लिखना बताएंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे यू कांट। तो इसको एक बार ये वीडियो देख लिया, दैट्स इनफ, ठीक है। अपने से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अब इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जितना जानना था तुमको जान लिए, इससे ज्यादा डेप्थ में मत जाना। दैट्स इनफ फॉर दिस चैप्टर, ओके। सो here Alma signing off and stay tuned for the next video. Like करना मत भूलना, please. Okay, bye.